Okay, guys, I need your attention. Let's begin doing some questions about space physics. Number one, a student observes different stars from the Earth. Okay, give two reasons why some stars appear brighter than others. क्या reason हो सकती है? हाँ, एक तो ये हो सकता है, the star may be closer. एक मिनट. The star could be closer to Earth. एक तो ये रीजन हो सकती है. दूसरी रीजन क्या हो सकती है? साइज नहीं. उसके अलावा देयर इज अनदर वर्ड दैट वी यूज, लुमिनोसिटी. ठीक है. द स्टार सही है. could have a large luminosity. luminosity का मतलब क्या होता है? टोटल पावर आउटपुट. समझ गए? सही है. could भी हो सकता है. अगर जिसकी luminosity कम है, अगर वो करीब होगा तो वो फिर भी ब्राइटर नजर आएगा हमारे पास. सही है. अच्छा, ये मुझे बोलता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड कैंडल. स्टैंडर्ड कैंडल का एक्चुअल मतलब क्या है? ठीक है, इसका लिख दो. An object in interstellar space, an object in interstellar space with a known luminosity. सही है. समझ गए? यहां तक भी पहुंच गए. अच्छा, फिर मेरे पास कहता है, जरा इधर देखो. A question that is very similar to what I just did earlier. A spectral line from a star within a galaxy is observed to have a wavelength of this. Okay. ये हमारे पास वेवलेंथ है. द सेम स्पेक्ट्रल लाइन measured in the lab is observed to have a wavelength of 656.3. मेरा ये सवाल है, ये रेड शिफ्ट है या ब्लू शिफ्ट है? ये बेटे रेड शिफ्ट है. क्या हो गया बेटे? द सेम स्पेक्ट्रल लाइन measured in the lab is observed to have a wavelength of this. ये लैब का है और ये जो आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व वाला बड़ा आ रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है. Can you see that? Show that the speed of the star relative to the earth is this. इसको show that करने के लिए सबसे पहले रेड शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं. डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर सी लिख सकते हैं. सही है. सो डेल्टा लैम्डा हमारे पास कितना आ रहा है? वो आ रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ 660.9 minus 656.3 divided by 656.3 नैनोमीटर खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा. और v ओवर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸8. चेक करो, ये आ रही है वैल्यू? आ रही है. सही है. सो v is approximately equal to 2.1 × 10⁻6 meters per second. Got it? समझ गए? लैब वाले को नीचे रखना है, बाकी जो ऑब्जर्व वाली है उसको लैब वाली से माइनस करके जैसे भी करके पॉजिटिव वैल्यू ले आओ. समझ गए? सब्ट्रैक्शन जरूरी है. अच्छा, अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द स्टार, द हबल्स कांस्टेंट इज गिवन पर सेकंड. अच्छा, हबल्स कांस्टेंट की मजे की बात यह है, डेटा बुकलेट में गिवन नहीं होगी वैल्यू. माइंड यू, इट इज़ नॉट गिवन इन द डेटा बुकलेट. ये नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो होगी. सही है. इधर देख लो, कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द स्टार. अब अगर मुझे डिस्टेंस टू द स्टार लगाना है तो मेरे पास स्पीड ऑफ रिसेशन आ रही है. स्पीड ऑफ रिसेशन है, हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं. v इज इक्वल टू h0 और d लिख सकते हैं इसको ऐसे. यानी इसका मतलब है कि हमारे पास स्पीड ऑफ रिसेशन है तो हम d निकाल सकते हैं. d शुड बी इक्वल टू v. स्पीड ऑफ रिसेशन कितनी आ रही थी? 2.1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय h0 की वैल्यू कितनी आ रही है?
एच नॉट की वैल्यू हमारे पास है 2.3 इंटू 10⁻−18। ज़रा निकालो कितनी आ रही है? 9.1 इंटू 10⁻23 इंटू 10 की पावर 23। इट मेक सेंस, अच्छा खासा डिस्टेंस है, समझ गए? आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू यूज इट। सही है, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट पेपर, रीसेंट पास्ट पेपर। फिर ये कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द यूनिवर्स बेस्ड ऑन दिस चेंज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ। सबसे पहली चीज है, हमारे पास स्टार था, इसका आंसर हम लोग अगर मैं बनाने में आऊं, पहली चीज तो ये नोटिस करूं, स्टार्स एंड मेनी अदर गैलेक्सीज मोस्टली शो रेड शिफ्ट। एक बात तो ये हो गई, रेड शिफ्ट का मतलब ये है द इंक्रीज इन वेवलेंथ। अगर इंक्रीज इन वेवलेंथ हो रही है तो इसका मतलब है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। और दूसरी बात है, हमारे पास जो है एक और चीज है, द हबल्स लॉ शोज अस दैट द स्पीड ऑफ रिसेशन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। इसका मतलब है द यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट। गॉट इट? ये अब इसका आंसर मैं बना रहा हूं इधर। Okay guys, so I have prepared this answer. Data from stars, in particular the star that we studied अभी थोड़ी देर पहले, and galaxies mostly show redshift, increase in observed wavelengths. ठीक है? So stars and galaxies are moving away from observer. That observer हम हैं, अर्थ पर या सैटेलाइट होगा. Hubble's law shows us that the speed of recession is increasing with increase in distance. So universe is actually expanding. सही है? Got it? इसको आप चाहो तो अपने अल्फाज में अच्छा भी बना सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, स्टेट हबल्स लॉ, आइडेंटिफाई एनी सिंबल्स दैट यू यूज। हबल्स लॉ क्या बोलता है? मैं इसके हबल्स लॉ को लिख रहा हूँ इधर, हबल्स लॉ को मैं इधर लिख रहा हूँ। स्पीड, ओ माय गॉड, write this down. Speed of recession of a star or galaxy is directly proportional to the distance of a star galaxy from observer on earth. अब इसके बाद मैं इसका फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ। सो हमारे पास क्या होता है, V is equal to, बस डायरेक्टली V is equal to H नॉट D। सही है? और अगर मैंने ये सिंबल यूज़ किए हैं तो मुझे इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा, आपको लिखकर डिफाइन करना पड़ेगा। V is the speed of recession and D is the distance of the target galaxy from Earth and H naught is the Hubble's constant. Copy this. A star of luminosity, this, which is the total power output, is a distance of 1.8 into 10 raised to power 24 meters from Earth. Calculate the radiant flux intensity at the Earth of the radiation emitted by the star. भाई अब आपकी मर्जी है, either you use F to represent radiant flux intensity या I. I prefer using I. सही है? So I is equal to luminosity over 4 pi d square लगा सकते हैं। So स्टार ऑफ इज अ डिस्टेंस, तो हमारे पास रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 31 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर, यानी 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 का स्क्वायर लगा दो। ये कितनी आ रही है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी? 9.3 यही आ रही है सबकी? कितनी? 9.3, एक दफ़ा बताओ। 9.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी पहुँच गए, कोई मसला ही नहीं था। दैट वाज इजी, राइट? अच्छा, फिर ये कह रहा है, ज़रा इधर देखो, द स्टार एंड बी इज इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी। ओके,
A spectral line in the light from the galaxy is known to have a wavelength of this. ठीक है? This spectral line in the light from the galaxy observed on the earth has a wavelength of this. यानी लैब वाली वैल्यू 486 है और जो हमने ऑब्जर्व किया फ्रॉम अर्थ वो आ रही है 492, यानी रेड शिफ्ट है स्ट्रेट अवे. Explain why the wavelength observed on the earth is different from the wavelength that the galaxy is known to have emitted. क्या लिखोगे इसमें आंसर? क्या आंसर होना चाहिए? पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ. Sir, increasing wavelength so red shift. हमारे पास सबसे पहले मुझे बोला एक्सप्लेन वाई द वेवलेंथ. भाई हमारे पास वेवलेंथ तो बढ़ रही है, सही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट द ऑब्जर्व्ड गैलेक्सी इज एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम अस, इज एक्चुअली रिसीडिंग फ्रॉम अस. ये लिखेंगे, लिखते हैं, इसका आंसर बनाते हैं. मैंने इसका आंसर बनाया है द ऑब्जर्व्ड गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ. एक तो चीज़ ये है, Doppler effect in the form of redshift is observed by the observer, wavelength increases. ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि डॉपलर इफेक्ट का जिक्र जरूर करना था मैं इधर. ठीक है, वैसे ये क्यों हुआ था? क्योंकि डॉपलर इफेक्ट की वजह से हुआ था ना. करेक्ट? सही है. अच्छा, फिर ये मुझे कह रहा है डिटरमिन अ वैल्यू फॉर द एच नॉट. अच्छा, अब इस एच नॉट की वैल्यू के लिए 3 मार्क का सवाल है. सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ रिसेशन निकाल सकते हैं. स्पीड ऑफ रिसेशन हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. उसके बाद हमारे पास कोई डिस्टेंस भी है, आई थिंक उसका डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है. द डिस्टेंस इज विथ अस इफ़ यू रीड द प्रीवियस पार्ट. अगर डिस्टेंस भी है तो स्पीड ऑफ रिसेशन पहले निकालनी पड़ेगी. सो रेड शिफ्ट जी इज इक्वल टू चेंज इन लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर सी. लिख सकते हैं इसको, सही है. अब चेंज इन लैम्डा हमें पहले निकालना पड़ेगा, ये पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा. सो 492 माइनस 486 नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय, हमारे पास ओरिजिनल कितनी है 486 नैनोमीटर. दिस इज इक्वल टू वी ओवर स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸8. वी की वैल्यू निकालो ज़रा, कितनी आ रही है? पहले तो वी की वैल्यू आए, फिर हम हबल्स कांस्टेंट पे जाएंगे. 3.7 × 10 की पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड. यहाँ तक पहुँच गए. ये आ गई स्पीड ऑफ रिसेशन. दिस इज द स्पीड ऑफ रिसेशन. उसके बाद फिर हम लोग हबल्स कांस्टेंट निकालते हैं. सो वी मस्ट बी इक्वल टू एच नॉट डिस्टेंस डी. वेल, वी की वैल्यू है 3.7 × 10⁶. एच नॉट हमें निकालना है और डिस्टेंस डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, विच इज़ 1.8 × 10⁻24. राइट, 1.8 × 10⁻24. 1.8 × 10⁻24. ज़रा इधर तक तो निकालो एच नॉट की वैल्यू. 2.05 × 10⁻−8. 2.05 × 10⁻−18. सही है, यहाँ तक तो पहुँच गए पर सेकेंड. अच्छा, अब एक काम करो, मेरा एक काम करोगे. हाउ अबाउट यू फाइंड द एज ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग दिस वैल्यू? ट्राई इट आउट. अब एज ऑफ द यूनिवर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/h0 कर सकते हैं और उसको फिर ईयर्स में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करना. हाँ, तो सेकंड्स में आएगा. पहले तो बस इसी की वैल्यू को इन्वर्स करो, इसी वैल्यू को इन्वर्स करो और ज़रा t भी तो निकालो. ऐसे ही हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कितना हमारे पास ये है जो आ रही है वैल्यू. फाइंड इट आउट. अच्छा गाइस, सो वी हैव वन वैल्यू. अप्रोक्सीमेटली जो t की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 बिलियन ईयर्स पहले दुनिया स्टार्ट हुई थी. 15 बिलियन, यानी अगर बहुत सारे एवरेज करते तो 14.5 आ रहा होता है, लेकिन जो अभी रिसेंट जो कुछ हुआ है तो उसके बाद तो फिर कुछ और ही आ रही है वैल्यू. सही है, गॉट इट? बिलियन में ही आती है नॉर्मली रीडिंग ये वाली. सही है. अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज इन पेश किया है मैंने. इसमें उसका भी डाला है, पीईटी का भी सवाल डाला है. कर लेते हैं, पहले भी शायद किया हुआ है, करना ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है. पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी ऑब्टेन्स डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन. We know this fact that PET allows us to study the person inside out, not from outside to inside. PET scanning uses a tracer. Explain what is meant by a tracer. क्या होता है tracer? Tracer क्या होता है?
कौन सा था? फ्लोरीन 18। पॉलीट्रॉन एमिट करते हैं। सही है, ठीक है। PET scanning involves annihilation. Explain what is meant by annihilation. सर वो इवेंट होता है जिसमें जो दो ये एक पॉलीट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। वो बाद में पूछा है इसने। When a metal interacts with this. हाँ, exactly. When a particle comes into contact या interact with an antiparticle, all mass is converted to energy. ठीक है, energy, photons of gamma radiation. सही है। आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी मार्किंग स्कीम, मैं अपना एज ए स्टूडेंट लिख रहा हूँ जवाब। कॉपी दिस। हमारे पास ये बात याद रखना, मास एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व, तो इसका मतलब है सारे के सारे जितना भी मास होगा वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नो मास इज लेफ्ट बिहाइंड, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, विच वी कंसिडर दिस फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स। सही है। स्टेट द नेम्स ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन द इनहाइलेशन प्रोसेस। हमारे पास इधर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। सही है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज इन वन एनहाइलेशन इवेंट। टोटल एनर्जी रिलीज का मतलब है कि ट्वाइस द मास हमारे पास जो होगा वो रिलीज करेगा। नॉर्मल हमारे पास होती है E इज इक्वल टू mc², लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ट्वाइस द मास कंसिडर करेंगे क्योंकि दो पार्टिकल्स थे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लगेगा एनर्जी इज इक्वल टू 2mc², यानी हमारे पास हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मास। अब मुझे याद नहीं है, एक मिनट मेरे पास है डेटा बुकलेट में। रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ज़रा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या रेस्ट मास ऑफ अ पॉजिट्रॉन। बोथ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मास but different charge, correct? Into speed of light 3.0 into 10⁸ का स्क्वायर। ज़रा निकालो कितनी आ रही है एनर्जी? टोटल एनर्जी बोला है, एक की एनर्जी नहीं बोला है। 1.6 into 10⁻⁻13 joules. यही आ रही है। कितनी? 1.6 6 into 10⁻⁻13 joules. माइनस 13 जूल्स। श्योर? अच्छा ठीक है। ये दो पार्टिकल्स की एनर्जी थी माइंड यू, दोनों मिलाकर 2 फोटॉन्स की एनर्जी है माइंड यू। सही है? इज दैट क्लियर? फिर ये कह रहा है, हमें ये भी पता था ना कि एनाइलेशन इवेंट जब होता है तो एक गैमा फोटोन इस तरफ जाता है और एक गैमा फोटोन इस तरफ जाता है, राइट? खैर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईच गैमा फोटोन रिलीज्ड। अब एक फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, एनर्जी को आधा कर सकते हैं, यानी मैं ये कर सकता हूँ इधर, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू hc/λ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। और h की वैल्यू कितनी थी? 6.63 into 10⁻⁻34. -13 divided by 2 is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ divided by lambda। लैम्डा निकाल लो। 2.4 into 10⁻⁻12. 2.4 into 10⁻⁻12 -12. मीटर्स। गॉट इट? सही है। सो ये हमारे पास फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी थी, 2 की नहीं थी।
समझ गए? इज दैट क्लियर? ये भी हो गया. एक्सप्लेन हाउ गैमा फोटॉन्स आर यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज. अब ये आप लोग अपना सवाल का जवाब बनाओ, मुझे नहीं पता, ये 3 मार्क का जवाब है. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा बट यू विल राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. लेट मी जस्ट अच्छा ज़रा इधर देखो, ये मेरा आंसर है. गैमा फोटॉन्स एमिटेड ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन. ये भी ज़रूर लिख लेना, इन अ स्ट्रेट लाइन. मोमेंटम इज कंजर्व, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी. गैमा फोटॉन्स फॉल ऑन डिटेक्टर्स आउटसाइड बॉडी, जाहिर सी बात है. Gamma photons arrive at different times on the detector, give away information about location. Activity can also be recorded depending on the rate of emission of gamma photons. Copy this. Okay guys, so this is it. Please subscribe to my channel and हम लोग बहुत तेज़ी से हम लोग जो है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर के टारगेट की तरफ जा रहे हैं. प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घर वालों को भेजो, सबको भेजो, एंड एन्जॉय योरसेल्फ गाइस.